तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हंटर शिक्षा आयोग 1882-1883 पर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑडियो में बता चुकी हूँ कि जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें बहुत कमियां पाई गई थी और इतनी सारी कमियों के कारण जो मिशनरीज थे उनकी जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। और जब उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पाई तो उस समय उन्होंने एक आंदोलन को छेड़ दिया। तो यहाँ जब आंदोलन शुरू हुआ तो जो कुछ आंदोलनकर्ता थे उन्होंने लॉर्ड रिपन के सामने अपने जो विचार थे वो अपने विचारों को रखा और उस दौरान लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 9 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन की नियुक्ति की। तो उस दौरान ये हंटर कमीशन बना और इसको बनाने में जो आयोग में जो सदस्य थे वो 21 सदस्य थे। ये जब आप कहीं देखेंगे किसी बुक में 20 सदस्य भी दे रखे हैं, तो उसमें हम लोग जो एक सदस्य हैं वो सर विलियम हंटर थे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे आयोग में 21 सदस्यों की संख्या रखी गई थी। तो 21 सदस्यों में आप यहाँ देखेंगे कि कुछ सरकार के प्रतिनिधि थे, कुछ पादरी थे और कुछ भारतीय भी इसमें शामिल थे। तो जो भारतीय थे वो 8 भारतीय थे। कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं कि आनंद मोहन बोस, सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, हाजी गुलाम, केटी तेलंग, पी रंगानंद मुदालियर, महाराज जितेंद्र और मोहन ठाकुर। ये टोटल हमारे 8 भारतीय थे जो इस आयोग में शामिल थे। हंटर कमीशन का उद्देश्य क्या था कि सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। तो उन्होंने ये बात रखी थी कि जो प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा है जो वो डिस्पैच ने इस पे कार्य किया था, तो उसकी जो शिक्षा प्रणाली उसकी हमें समीक्षा करना था और साथ ही आदेश पत्र में जो निर्धारित नीति को भविष्य में कार्यान्वित करने के लिए सुझाव देना था। तो यहाँ पे 2 चीज़ है कि उन्होंने सुझाव भी दिए हैं और सिफारिशें भी करी हैं। तो आगे हम देखेंगे कि सन 1883 में उन्होंने क्या किया था, जो आयोग के लोग थे 600 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था, उनके सामने प्रस्तुत किया और जिसमें इस प्रतिवेदन में भारतीय शिक्षा के सभी अंगों क्षेत्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और अध्ययन करने के पश्चात अपने सुझाव और सिफारिशें भी दी थी। अब हम चर्चा करते हैं कि वो सुझाव और जो सिफारिशें थी वो क्या हैं। तो सुझाव में सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष बल। जी हाँ, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सुधार और विकास की आवश्यकता है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषय में हो, क्योंकि जो उनकी, जैसे मैंने पहले बता चुकी हूँ कि मातृभाषा या उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उस पर होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो छात्र है वो आगे की ओर बढ़ सकता है। और साथ ही इसमें जो प्राथमिक शालाओं का जो नियंत्रण है वो नगर बोर्ड और नवस्थापित जिलों को सौंपा जाए। तो यहाँ से भी उन्होंने बात करी है कि ताकि जो शिक्षा में जो प्रगति की बात हो रही है वो यहाँ पे एक अच्छे रूप में हो सके। हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड कर दिए गए। अब वो 2 खंड में क्या थे, एक थी साहित्यिक शिक्षा और दूसरी है व्यवहारिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा जो जिसे हम लिटरेरी बोलते हैं, तो इसमें क्या था कि जो विद्यार्थी हैं वो विश्वविद्यालय के प्रवेश की परीक्षा के लिए तैयार किए जा सकें, यानी कि ऐसी साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करें। तो यहाँ पे साहित्य शिक्षा यानी कि जो विद्यार्थी अगर साहित्य पढ़ना चाहता है तो वो अपने आप को तैयार करें। और साथ ही दूसरी है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा जिसे हम बोलते हैं करके सीखना, यानी कि व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा। तो यहाँ पे जो व्यवहारिक जो विद्यार्थी हैं वो उनको तैयार करें व्यवसाय या व्यापार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन। हाँ जी, ये सुझाव दिया था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें जो निजी प्रयत्न हैं या व्यक्तिगत प्रयास हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और साथ ही आयोग के प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो आयोग के जो प्रेसिडेंसी नगर थे जैसे बम्बई है, कलकत्ता और मद्रास,
तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसमें सिर्फ वहीं तक ही, इन 3 नगरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य स्थानों पर भी जो महिला शिक्षा है उसके लिए विद्यालय खोले जाने चाहिए और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हंटर कमीशन में उन्होंने एक सुझाव दिया कि मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो उस समय अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिम समाज जो था वो अशिक्षित था और पिछड़ा हुआ था। तो उस दौरान हंटर कमीशन ने ये भी सुझाव दिया कि जो मुस्लिम शिक्षा है उसको प्रोत्साहन दें ताकि वो भी आगे आ सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उसके लिए ठोस कदम। जी हाँ, उन्होंने आदिवासियों और पिछड़ी जाति जो है, क्योंकि वहाँ तक भी शिक्षा नहीं पहुँच पाती थी, तो उनकी शिक्षा के लिए भी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने ठोस कदम उठाए कि ताकि वो भी आगे आए और अपने दायित्व को पूरा करें। साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा स्थायी और पृथक कोष का निर्माण करने की बात कही है, जिसमें 2 अलग अलग कोषों का निर्माण की बात कही है कि गांव के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग कोष होना चाहिए और शहर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग कोष की बात की गई है। संपूर्ण देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय करी थी कि जब हम एक ही पाठ्यक्रम पूरे देश में चलाया जाना चाहिए ताकि कहीं भी शिक्षा में असमानता ना हो। और साथ ही धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए थे, और सुझाव ये थे कि किसी भी निजी संस्थानों या विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो वुड डिस्पैच ने धार्मिक शिक्षा की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी है वो अपने अनुसार किसी भी धर्म की शिक्षा ले सकता है और अपने उससे संबंधित प्रश्न अपने अध्यापक से पूछ भी सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने धार्मिक शिक्षा का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से जो सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की थी हंटर कमीशन ने, और इस आयोग के सुझावों के पश्चात आने वाले जो 20 वर्षों में माध्यमिक और महाविद्यालयीन शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बारीकी से इसका गहन अध्ययन किया और उन्होंने उस पर अपने सुझाव एक भी दिए, और इसका 20 वर्षों में भी काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव रहा है। और साथ ही इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो दानी लोग थे या विशेष संपन्न लोग थे उनका काफ़ी सहयोग था। और हालांकि ये जो आयोग था ये इसमें भी दोष काफ़ी थे, ये दोषों से अछूता नहीं रहा, किंतु फिर भी भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये प्रथम आयोग या ऐसा कमीशन था जिसने भारतीय शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। तो ये था हमारा हंटर शिक्षा आयोग। तो अब आप इसमें नीचे देखेंगे कि मैंने गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया है कि सन 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी और उन्होंने भारत में शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया। तो सभी बच्चे अपने नोटबुक में, जैसा कि आप करते हुए आ रहे हो, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।